अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है प्लाज्मा प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री सत्यनारायण बुक से, उसका नेक्स्ट टॉपिक एल्ब्यूमिन वो हम लोग पढ़ने लगे हैं। तो एल्ब्यूमिन जो है दिस इज़ द मेजर कंस्टिट्यूएंट। ठीक है, हमें पता है कि प्लाज्मा के अंदर सबसे ज़्यादा एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होती है 60%। यानी अगर हम लोग टोटल प्लाज्मा 100% प्लाज्मा प्रोटीन लेंगे तो उसमें 60% एल्ब्यूमिन का होगा। यहाँ कंसंट्रेशन बताई हुई है 3.5 to 5.0 ग्राम पर डेसीलीटर। फिर इसके बाद बताया हुआ है इसका मॉलिक्यूलर वेट 69,000, जो कि हमें बज़ाहिर अभी देखने में तो ज़्यादा लग रहा है, लेकिन दिस इज़ लो मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, लो मॉलिक्यूलर वेट प्लाज्मा प्रोटीन। जब हम आगे चल के और प्लाज्मा प्रोटीन देखेंगे तो उनके मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होंगे। फिर उसके बाद सिंगल पॉलीपेप्टाइड होती है और इसके अमाइनो एसिड 585 विद 17 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। फिर उसके बाद सिंथेसिस का बताया हुआ है एल्ब्यूमिन की। तो एल्ब्यूमिन की सिंथेसिस जितनी भी प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं ना, वो सारी की सारी लिवर के अंदर बनती हैं, सिवाय गामा ग्लोबुलिन्स के। गामा ग्लोबुलिन्स जो होती हैं वो लिम्फ नोड के अंदर, बोन मेरो के अंदर, वहाँ जहाँ पर हमारे प्लाज्मा सेल्स जो कि उनको प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उनकी फार्मेशन होती है, तो वहाँ पर गामा ग्लोबुलिन्स की फार्मेशन होती है। तो लिवर के अंदर सारी की सारी बनती हैं सिवाय गामा ग्लोबुलिन के। अब लिवर के अंदर एल्ब्यूमिन बनती है। अब लिवर जो है वो टोटल 12 ग्राम जो है ना एल्ब्यूमिन वो रोज़ बना रहा होता है। पर डे जो है लिवर 12 ग्राम एल्ब्यूमिन बना रहा होता है, जो कि लिवर के फंक्शन का 25% होता है। ठीक है, यानी लिवर अगर पूरे दिन में 100% प्रोटीन्स प्लाज्मा प्रोटीन्स बना रहा है तो उसमें से 25% सिर्फ और सिर्फ कौन सी होंगी? देट आर द एल्ब्यूमिन। ठीक है, 25%। और 25% क्वांटिटी फिर कितनी होगी? 12 ग्राम। फिर उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि हम लोग एल्ब्यूमिन की सिंथेसिस के ज़रिए लिवर के फंक्शन को जो है पता लगाते हैं कि लिवर ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर लिवर ठीक से एल्ब्यूमिन की प्रोडक्शन कर रहा है 12 ग्राम तक, तो हम कहते हैं कि लिवर बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रहा है, और अगर नहीं तो कम होता है तो फिर हम लोग उस हिसाब से कहते हैं कि लिवर के अंदर कोई ना कोई डिसऑर्डर है। फिर हाफ लाइफ बताई हुई है। हाफ लाइफ का मतलब एल्ब्यूमिन अपनी टोटल क्वांटिटी जितनी एल्ब्यूमिन की प्रेजेंट होगी उसकी हाफ कितने दिनों में होगी, सो दैट आर 20 डेज। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ फंक्शन ऑफ एल्ब्यूमिन बताया हुआ है। एल्ब्यूमिन के फंक्शन, ऑस्मोटिक फंक्शन होता है एल्ब्यूमिन का, ट्रांसपोर्ट फंक्शन होता है और न्यूट्रिटिव फंक्शन होता है। एक एक करके हम हर एक फंक्शन को डिस्कस करते चलते हैं। पहले है ऑस्मोटिक फंक्शन। देखिए, ऑस्मोटिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ। ऑस्मोटिक फंक्शन का मतलब ये होता है कि देखिए सॉल्यूशंस होते हैं ना, सॉल्यूशंस, तो उनके अंदर हमें एक मिलते हैं ये देखें, ये सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, एक होते हैं हाइपोटोनिक और एक होते हैं हाइपरटोनिक। ठीक है, अब हाइपोटोनिक हम उन सॉल्यूशन को कहते हैं जिसके अंदर कम सॉल्यूट होता है सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। यानी अगर कोई डाइल्यूट भी कह सकते हैं हम इसको, कि अगर किसी सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज़्यादा है तो उसको हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। और ये जो है इन्वायरमेंट ये हमें हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर मिलता है। ठीक है, और हाइपरटोनिक हम उसे कहते हैं जिसके अंदर सॉल्यूट ज़्यादा होता है और सॉल्वेंट कम होता है। ठीक है, यानी हम इसको कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन भी कह सकते हैं हाइपरटोनिक को। अब देखें, ये जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है या एनवायरनमेंट है, ये हमें ब्लड में मिलता है। ब्लड में किस वजह से मिलता है? ब्लड के अंदर हमें एल्ब्यूमिन की वजह से मिलता है, क्योंकि ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, तो हम इसको सॉल्यूट कह सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मौजूद होती है, जैसे हमें पता है कि सबसे ज़्यादा एल्ब्यूमिन मौजूद होती है, तो एल्ब्यूमिन की वजह से ये हाइपरटोनिक वो इन्वायरमेंट होता है ब्लड का। ठीक है, और जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है। अब देखें क्या होता है कि जब हम लोग दो सॉल्यूशन जो कि हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक होते हैं, उन्हें जब हम साथ रखते हैं तो जो मूवमेंट स्टार्ट होती है ना वाटर की मूवमेंट, वो फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक मीडियम में हो जाती है। ठीक है, अब नॉर्मली जो ब्लड प्लाज्मा है, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा उसका जो हमारे पास वॉल्यूम होता है दैट इज़ 3300 ml। ठीक है, 3300 ml होता है। तो ये जो है ये किस वजह से है? क्योंकि एक बैलेंस क्रिएटेड है बिटवीन द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड ब्लड। ठीक है, मूवमेंट में एक बैलेंस है। वो बैलेंस किस वजह से? वो बैलेंस है एल्ब्यूमिन की वजह से, क्योंकि एल्ब्यूमिन ब्लड को हाइपरटोनिक बना के रख रहा है, जिसकी वजह से मूवमेंट जो है वो फ्रॉम इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू ब्लड हो रही है। ठीक है, अब समझें कि ऐसा होता है किसी कंडीशन में एल्ब्यूमिन खत्म हो जाती है। ठीक है,
तो एल्ब्यूमिन खत्म हो जाती है। अब क्यों? लिवर या तो नहीं बना रहा, लिवर की कोई डिजीज़ है, या फिर किडनीज जो है एक्सक्रीट कर रही हैं प्रोटीन यूरिया कंडीशन हो रही है, या एल्ब्यूमिन यूरिया कंडीशन हो रही है उसके अंदर, या फिर उसके अलावा कोई मेल न्यूट्रिशन वगैरह हो रहा है। तो इन सूरत हाल के अंदर एल्ब्यूमिन बॉडी के अंदर से कम हो जाती है, यानी ब्लड में से कम हो जाती है। जब ब्लड में से एल्ब्यूमिन कम होगी तो ब्लड की टॉनिकसिटी जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी, टॉनिकसिटी शिफ्ट कर जाएगी, ब्लड हाइपोटोनिक हो जाएगा, और जो हमारे वो हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड है या हमारे सेल्स हैं वो हाइपरटोनिक हो जाएंगे। ठीक है, जब हमारी टॉनिकसिटी शिफ्ट करेगी तो जो मूवमेंट पहले होती थी हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ब्लड की तरफ, अब वो रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, वो ऐसे हो जाएगी। अब देखें, जब सेल्स के अंदर फ्लूइड आना स्टार्ट होगा तो क्या होता है? स्वेलिंग हो जाती है। उस स्वेलिंग को हम क्या कहते हैं? उस स्वेलिंग को हम कहते हैं एडिमा। ठीक है, एडिमा। तो ये एडिमा जो है ये हमें किस कंडीशन मिलता है? जब एल्ब्यूमिन बॉडी में से कम हो जाती है और उसकी वजह से टॉनिकसिटी की शिफ्टिंग की वजह से ब्लड फ्लो रिवर्स हो जाता है, फ्लूइड फ्लो जो है ना वो रिवर्स हो जाता है। अब जो ये एडिमा या मतलब ये सारी कंडीशन है एल्ब्यूमिन का ख़त्म हो जाना, ये हमें मिलता है क्वाशियोरकर सिंड्रोम में। ठीक है, क्वाशियोरकर सिंड्रोम में। क्वाशियोरकर सिंड्रोम जो है वो एक एनर्जी प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन है। ठीक है, इसमें दो रिलेशन हमें मिलते हैं, एक एनर्जी का रिलेशन मिलता है और एक उसके अलावा हमें प्रोटीन का रिलेशन मिलता है। एक क्वाशियोरकर सिंड्रोम होता है, ठीक है, और एक उसके अलावा होता है हमारे पास मेरास्मस। ठीक है, मेरास्मस सिंड्रोम। अब देखें, क्वाशियोरकर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, जो हमारी कैलोरीज या एनर्जी होती है, एनर्जी ये देखें ये सेम रहती है, एनर्जी हमारी सेम रहती है लेकिन प्रोटीन कम हो जाती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो क्वाशियोरकर में एल्ब्यूमिन कम होती है यानी प्रोटीन कम होती है, बट एनर्जी सेम रहती है। और फिर क्या होता है जब ये हो मतलब ऐसा होता है तो एडिमा काज हो जाता है। तो एडिमा हमें किस में मिलेगा? एडिमा वो हमें क्वाशियोरकर में मिलेगा। और एक मेरास्मस होता है इससे रिलेटेड टर्म, मेरास्मस। तो मेरास्मस जो होता है उसमें वो इसका रिवर्स होता है बिल्कुल। इसमें अगर प्रोटीन डेफिशिएंट है तो इसमें प्रोटीन सेम रहेंगी, ठीक है, बट इसके अंदर कैलोरीज जो है वो सेम रहेगी, एनर्जी सेम रहेगी, तो इसमें एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो जो होते हैं सो एल्ब्यूमिन से और प्रोटीन एनर्जी से रिलेटेड दो डिसऑर्डर्स होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर देखें ऑस्मोटिक फंक्शन होता है इसका। ठीक है, जो प्लाज्मा का टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसका 70 to 80% जो है वो सिर्फ और सिर्फ एल्ब्यूमिन लगा रहा है। क्यों? क्योंकि एल्ब्यूमिन ज़्यादा है, जो ज़्यादा होता है उसका काम भी ज़्यादा होता है। ठीक है, अब कितना ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन कर रहा है? 25 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, उसके अलावा अब देखें ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने वाला फंक्शन है ये ब्लड की वॉल्यूम को मेंटेन कर रहा है, ब्लड वॉल्यूम को, ब्लड फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से कर रहा है। फिर उसके बाद है कि डिक्रीज एल्ब्यूमिन का लेवल अगर डिक्रीज़ होता है, ठीक है, तो हमारा जो फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन है वो शिफ्ट हो जाती है और सेल्स के अंदर जो है फ्लूइड लीक करने लग जाता है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज एडिमा एंड दैट इज ऑब्जर्व्ड इन क्वाशियोरकर सिंड्रोम। ठीक है, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन है, ड्रास्टिक रिडक्शन होती है प्लाज्मा लेवल के अंदर। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद सत्या की बुक में हमें ये एक टेबल मिल जाएगा। ठीक है, इस टेबल के अंदर इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं एल्ब्यूमिन। देखें जो हम बुक के अंदर वैसे पढ़ रहे हैं ना, जैसे जिनकी हमें डिटेल्स मिल रही हैं, एल्ब्यूमिन हो गया, ग्लोबुलिन्स हो गए, ठीक है, इसकी अल्फा टू माइक्रोग्लोबुलिन की भी है, हेप्टोग्लोबिन की भी है, सेरोप्लाज्मिन की थोड़ी है, ठीक है, ट्रांसफरिन की है। तो जो जिनकी हमें बुक के अंदर डिटेल्स मिल रही हैं हम उनको ज़्यादा ध्यान से देखेंगे, बाकियों को हम जस्ट ऐसे लीव कर देंगे, इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे इनकी सबकी कंसंट्रेशंस बताई हुई हैं, फिर मॉलिक्यूलर वेट बताए हुए हैं, फिर उसके बाद इनके फंक्शंस बताए हुए हैं। तो फंक्शंस भी हम लोग आगे चल के पैराग्राफ जो होंगे, रिलेटिव पैराग्राफ जो होंगे प्रोटीन्स के, उनके साथ हम लोग पढ़ते जाएंगे। ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद देखिए मैंने आपको कहा था कि ये कम है मॉलिक्यूलर वेट, ये भी कम है, तो ये कम है। फिर देखें ये है अल्फा टू माइक्रोग्लोबुल का 8 लाख। ठीक है, तो कितना ज़्यादा है। और फिर ये देखें ये है 1.5 लाख और ये 1,40,000, तो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद हमने ऑस्मोटिक फंक्शन पढ़ लिया, अब उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट फंक्शन। तो जो ट्रांसपोर्ट फंक्शन होता है, एल्ब्यूमिन जो होता है उसके अंदर बाइंडिंग साइट्स होती हैं। ठीक है, बाइंडिंग साइट्स होती हैं किस किस के लिए? कैल्शियम के लिए होती है, कॉपर के लिए होती है, समटाइम्स आयरन के लिए होती है, स्टीरॉयड हार्मोन्स के लिए होती है और बिलीरुबिन फ्री फैटी एसिड। अब देखें
क्या होता है कि जो हमारे पास फ्री फैटी एसिड्स होते हैं और बिलीरुबिन होता है ना, दे आर टॉक्सिक कंपाउंड्स इन द बॉडी, ठीक है। तो इनको जो होता है, सो हम लोग ऐसे ही छोड़ नहीं सकते बॉडी के अंदर कि मतलब ये जहाँ इनका दिल चाहे वहाँ ये घूमे, इनको हमें पकड़ के रखना पड़ता है। तो हम इनको बांध के रखते हैं, किसके साथ, एल्ब्यूमिन के साथ। तो इसी जो बिलीरुबिन है और फ्री फैटी एसिड्स हैं, इनको हम बांध के रखते हैं। अब अगर तो एल्ब्यूमिन के साथ ही बंधे हुए ना हो, तो क्या होता है कि बिलीरुबिन एस्केप कर जाता है बेसल गैंग्लिया के अंदर, यानी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर बिलीरुबिन चल जाता है। और फिर कंडीशन होती है, जो नियोनेट्स होते हैं उनके अंदर कंडीशन होती है कनेक्ट रिस्की, ठीक है। तो दैट इज़ अ वेरी डेंजरस कंडीशन। तो हम उस कंडीशन के अंदर फिर मतलब जो है बिलीरुबिन वगैरह का सारा फंक्शन होता है। तो हम इस वजह से इसकी इम्पोर्टेंस बताते हैं उस कंडीशन के थ्रू कि एल्ब्यूमिन की बाइंडिंग बिलीरुबिन के ज़रिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिर उसके बाद स्टीरॉयड हार्मोन्स को बाइंड करके रखता है, इनकी ट्रांसपोर्ट करवाता है, और फ्री फैटी एसिड्स ये बहुत हार्मफुल होते हैं तो इन्हें भी पकड़ के रखता है। फिर उसके अलावा भी एल्ब्यूमिन के अलावा भी प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं, ये इनके नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, थायरोक्सिन और ट्रांसकॉर्टिन, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमें इनकी बुक में डिटेल्स नहीं मिलती। फिर उसके बाद न्यूट्रिटिव फंक्शन है, ठीक है। न्यूट्रिटिव फंक्शन जो है हमारा ऑस्मोटिक फंक्शन से या क्वाशी-ऑर्कर सिंड्रोम से ही मिलता-जुलता है कि अगर बॉडी के अंदर कभी भी मैल न्यूट्रिशन होती है, प्रोटीन मैल न्यूट्रिशन, ठीक है। कैसे कि हम लोग बाहर से प्रोटीन खा ही नहीं रहे, तो बॉडी को तो अपनी ज़रूरत पूरी करनी है ना, तो वो उस सूरत में क्या करती है, एल्ब्यूमिन जो कि एक प्रोटीन है, ठीक है, और सोर्स ऑफ अमाइनो एसिड है। तो बॉडी अपनी एल्ब्यूमिन जो बनी बनाई एल्ब्यूमिन है, यानी कि ना लिवर की कोई बीमारी है, लिवर सही से बना कर दे रहा है, ना किडनी की कोई बीमारी है, ना किडनी खारिज कर रही है, लेकिन बॉडी क्या कर रही है, वो खुद ही खा जा रही है उसको। तो ब्लड में से तो कम होगी ना एल्ब्यूमिन, तो उस सूरत में फिर हमारा एडिमा क्वाशरकर सिंड्रोम जो है हमें मिलता है। तो ये न्यूट्रिटिव फंक्शन है कि एल्ब्यूमिन जब हमारी जो है सेवियर स्टार्वेशन होती है, तो उसके अंदर भी एल्ब्यूमिन जो है वो खा लेते हैं हम लोग। तो उसके बाद फिर बफरिंग फंक्शन है। बफरिंग फंक्शन यानी कि ब्लड की पीएच को मेंटेन करना। सो दैट इज़ आल्सो फंक्शन ऑफ एल्ब्यूमिन। ब्लड की पीएच को मेंटेन करना, मैक्सिमम बफरिंग कैपेसिटी है एल्ब्यूमिन की सारी प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं। बट जब हम इसको अपने बॉडी के मेन बफर से, जो कि हमारा बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम है, ठीक है, इन बफर से जब हम इसको कंपेयर करते हैं ना, तो मतलब बिल्कुल भी इसका जो है ना, बिल्कुल भी इनसिग्निफिकेंट रोल होता है एल्ब्यूमिन का। अब बाकी सारी प्लाज्मा प्रोटीन्स में इसका अच्छा रोल होता है सबसे ज़्यादा, लेकिन जब हम वो देखते हैं, मेन बफर्स देखते हैं, तो उसके अंदर इनसिग्निफिकेंट होता है। फिर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एल्ब्यूमिन, ठीक है। एल्ब्यूमिन जो है, एल्ब्यूमिन बिलिरुबिन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर बनाती है, ठीक है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि अदरवाइज़ क्या होता है कि ये ब्रेन के अंदर और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एस्केप कर जाती है बिलिरुबिन, अगर एल्ब्यूमिन इसको कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में ना रखे तो, ठीक है। फिर उसके बाद हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, हाइपो मीन्स के कम हो जाना, और एल्ब्यूमिन का, तो अगर ब्लड में से एल्ब्यूमिन कम हो रही है किसी वजह से, तो दैट इज़ हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, ठीक है। वही सेम सेम रीजंस की मेल न्यूट्रिशन होगी तो हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया हो जाएगा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, किडनी ज़्यादा खारिज कर रही है, लिवर सिरोसिस यानी लिवर की बीमारी है, तो उसमें लिवर नहीं बना रहा। और जब हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया होगा तो ऑलवेज देयर इज एडिमा ऑब्जर्व्ड, एडिमा हमेशा होगा, क्योंकि एडिमा को प्रिवेंट एल्ब्यूमिन कर रहा है, एल्ब्यूमिन चला जाएगा तो एडिमा होगा। फिर उसके बाद है ऑस्मोटिक प्रेशर, जो है प्लाज्मा वॉल्यूम को मेंटेन करता है, ठीक है, और फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन को भी हम पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद है हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, यानी देखें एल्ब्यूमिन जो होती है उसकी रेंज क्या होती है, 3.5 टू 5.0। तो 3.5 से कम तो होगी, लेकिन कितनी कम होगी, तो 3.5 से जब 2 ग्राम से जब कम होती है ना, 2 ग्राम पर डेसीलीटर, तो हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया और ये सारी कंडीशंस हमें ऑब्जर्व होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि अगर 3.5 से कुछ कम हुआ, जैसे 3.1 हो गया तो हमें नहीं, तब नहीं होगा। जब 2 ग्राम से कम होगा ना, तो तब ये सब कुछ हमें ऑब्जर्व होता है। तो प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है और फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब हो जाती है। उस सूरत में क्या होता है, फ्लूइड इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर या हमारा टिश्यू फ्लूइड के अंदर मिक्स होना शुरू हो जाता है, उसमें एंट्री होनी शुरू होती है, और एडिमा फ्लैग्स इन अदर बॉडी पार्ट्स दैट आर ऑब्जर्व्ड, ठीक है। फिर उसके बाद है एल्ब्यूमिन यूरिया, यानी एल्ब्यूमिन का यूरिया में एक्सक्रिएट होना यूरिन के अंदर। दिस इज डेफिनेटली इनटू द निफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। तो हमें इस चैप्टर कहना है एल्ब्यूमिन से रिलेटेड हमें जो है लिवर की डिजीज़, किडनीज की डिजीज़ और उसके अलावा मेल न्यूट्रिशन, इसको तो हमें मतलब ऐसे आप समझिए कि बस बांध के रखना है अपने साथ कि इन चीज़ों को हमें छोड़ना नहीं है। जब भी एल्ब्यूमिन कमी होगी इन चीज़ों पे हम गौर करेंगे। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो रहा है तो एल्ब्यूमिन
यूरिया के अंदर या यूरिन के अंदर हमारे जो है वो एक्सक्रीट हो रहा है, और ज़ाहिर है कोई मतलब इन्फेक्शन वगैरह होगा या फिर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होंगी यूरिनरी ट्रैक्ट के, कुछ ना कुछ तो खराबी होगी ना नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर पूरे के पूरे यूरिनरी सिस्टम में। फिर उसके बाद एक है माइक्रो एल्बुमिन यूरिया, यानी कि एल्बुमिन का यूरिन के अंदर कम क्वांटिटी के अंदर एक्सक्रिएट होना, और वो क्वांटिटी कितनी है 30 to 300 मिलीग्राम। देखिए यहाँ ग्राम है, यहाँ मिलीग्राम है, तो ये बहुत कम है। लेकिन एक दिन के अंदर अगर इतनी एल्बुमिन रोज सीक्रेट हो रही है, एक्सक्रिएट हो रही है हमारी यूरिन के अंदर, तो दैट इज जस्ट इन अलार्मिंग कंडीशन। क्यों? क्योंकि वो हमें बताता है कि आपकी किडनीज जो है ना वो तबाही के दहाने पर हैं, आपकी किडनीज तबाह होने लग रही हैं। तो आप कुछ कीजिए और इसको रोकिए, वरना फिर क्या होगा कि आपकी किडनीज ख़राब हो जाएंगी। आपको जो है ना किडनी फेल्यूर वगैरह जो है ना वो रीनल फेल्यूर डिजीज, तो ये सारा इसका एक पेश खीमा होता है। फिर क्या है कि एल्बुमिन को हम थेरापेटिकली यूज़ करते हैं बर्न्स के अंदर और हेमरेज वगैरह के अंदर जो है ना हम इसको यूज़ करते हैं। फिर तो उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे ग्लोबुलेंस के अंदर। ग्लोबुलेंस के अंदर यहाँ पे थोड़ा स्टार्टिंग में मैंने बताया हुआ कि ग्लोबुलेंस के अंदर हमें अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा और गैमा ग्लोबुलेंस होते हैं। उनके 4 डिस्टिंक्ट बैंड्स हमें इलेक्ट्रोफोरेसिस पे मिलते हैं, जो हम पहले देख चुके हैं। फिर उसके बाद अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, एक ग्लोबुलिन को उन्होंने डिस्कस किया हुआ है अल्फा 1 फ्रैक्शन से। तो ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन अल्फा 1 ग्लोबिन फ्रिक्शन से बिलोंग करती है, ठीक है। और एंटी ट्रिप्सिन यानी कि ये है अगेंस्ट ट्रिप्सिन के, तो हम इसको ट्रिप्सिन के अगेंस्ट भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको अल्फा 1 एंटी प्रोटीनेज कह सकते हैं। मोस्टली जो प्रोटीन जो हमारे एंजाइम वगैरह होते हैं उनके खिलाफ ये काम करती है, जिनमें से एक तो ट्रिप्सिन हो गया, ठीक है, और बाकी प्रोटीज वगैरह। फिर उसके बाद इसके अंदर 394 अमाइनो एसिड्स होते हैं। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 554,000 होता है। और उसके अलावा ये इसकी जो डिटेल्स है ना, ये याद करना इतना अहम नहीं है। मतलब हम ये डिटेल्स जो हैं अपनी इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स है ना उनका याद कर सकते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन हो गई, ठीक है, हेमोग्लोबिन हो गई, मायोग्लोबिन हो गई, इनके हम याद कर सकते हैं। बाकी जो मतलब जस्ट ऐसे छोटी मोटी ना, इनकी याद करना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो फिर उसके बाद है कि ये सीरीन प्रोटीज इनहेबिटर है, वही बात कि प्रोटीन्स को इनहेबिट करती है। फिर ट्रिप्सिन के साथ कंबाइन करती है, इलास्टेज के साथ कंबाइन करती है, और इन्हें इनकी इन एक्टिविटी को इनहेबिट करती है। अब हम देखते हैं कि ये इनकी एक्टिविटी को इनहेबिट क्यों करती है। आगे हमें इलास्टेज के हवाले से आगे सारा का सारा हमें बताया हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि इलास्टेज एक्चुअली एक एंजाइम है, ठीक है। मैं फिर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ। इलास्टेज जो है ना वो एक एंजाइम है जो कि हमारे मैक्रोफेजेस जो होते हैं ना वो लंग्स के अंदर सीक्रेट करते हैं। अब होता ऐसे है कि लंग्स वगैरह जो है वहाँ पर अगर किसी किस्म का इन्फेक्शन हो गया है, तो इन्फेक्शन के लिए जो होते हैं मैक्रोफेजेस, वो वहाँ गए, उन्होंने वहाँ पर मार धाड़ की, और वहाँ पे उन्होंने इलास्टेज एंजाइम के थ्रू जो है जो हमारे पैथोजन वगैरह हैं उनको किल किया। अब इलास्टेज की इतनी प्रॉपर्टी है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है, लेकिन उसके साथ साथ वो हमारे लंग्स को भी जो है हमारे एल्वियोलाई उनको डैमेज करता है। तो क्या होता है कि जब हमारे काम फंक्शन हो जाता है ना, तो उसके बाद जो इलास्टेज होता है उसको ख़त्म कर दिया जाता है, क्योंकि वो अब हमारे खुद के लंग्स के एल्वियोलाई को डैमेज कर रहा है। तो फिर उसके अंदर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन आता है और वो इलास्टेज को ख़त्म कर देता है उसके साथ बाइंड करके। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसके अंदर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है वो अपना फंक्शन नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि मतलब उसकी प्रोडक्शन ख़त्म हो जाती है, या उसके साथ जो है कुछ ना कुछ सर्कमस्टेंसेस पेश आ जाते हैं। तो अब वो कुछ कंडीशंस क्या हैं वो मैं यहाँ आपको बताती हूँ। देखें, यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन ट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी है। दो डिजीज़ होती है इसकी वजह से, एम्फीसीमा और अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी लिवर डिजीज़, ठीक है। इन दोनों को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ आगे चल के। एम्फीसीमा एक्चुअली क्या है? एम्फीसीमा हम लोग कहते हैं कि एल्वुलाई जो है ना वो एबनॉर्मल उसके अंदर डिस्टेंशन दिखती है हमें, ठीक है। तो अब क्या होता है कि देखें, एबनॉर्मल डिस्टेंशन दिखती है एल्वुलाई के अंदर, जितनी उनकी डिस्टेंशन कैपेसिटी है उससे मतलब उससे अलग ही दिखती है हमें एबनॉर्मली। अब क्या होता है कि इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे कि एक्चुअली क्या होता है कि जो बंदे एक तो किसी में इन्फेक्शन वगैरह हुआ है उसकी वजह से जो है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है वो भी मौजूद नहीं है। कोई इन्फेक्शन हुआ, उसके इलास्टेज आया, इलास्टेज ने अपना काम तो कर दिया, बट उसके अलावा उसने जो एल्वुलाई उनको डैमेज करना शुरू कर दिया, एम्फीसीमा हो गया, ठीक है। लेकिन उसके अलावा एक और उन्होंने यहाँ काज बताया हुआ है स्मोकिंग का, कि स्मोकिंग, जो लोग स्मोकिंग करते हैं ना, तो उसके लिए स्मोकिंग प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना वो क्या करते हैं कि वो मिथ्योनिन अमाइनो एसिड होता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन के अंदर, ठीक है। मिथ्योनिन अमाइनो एसिड अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन में होता है 8 पोजीशन 358,
और ये अमाइनो एसिड जो होता है ना, ये इन्वॉल्व होता है एक्चुअली प्रोटीएज इनहिबिशन के अंदर। ये एंजाइम क्या करता है, मतलब ये जो हमारा हमारा अमाइनो एसिड होता है मिथ्योनिन, ये एक्चुअली बाइंड करता है इलास्टेज के साथ और उसको इनहिबिट करता है। लेकिन जो लोग स्मोकिंग करते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है कि जो मिथ्योनिन होता है ना, वो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है मिथ्योनिन की। देखिए, ऑक्सीडेशन हो जाती है मिथ्योनिन की, मिथ्योनिन सल्फ ऑक्साइड के अंदर। अब जब मिथ्योनिन ही नहीं रहा, तो मिथ्योनिन की प्रॉपर्टीज भी सारी सारी खत्म हो जाएंगी। और मिथ्योनिन जो कि इलास्टिक के साथ बाइंड कर रहा था, वो बाइंड ही नहीं कर पाएगा। तो अगर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है भी, तब भी वो हमारा बेकार है उस कंडीशन के अंदर। तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन अपनी जो है काम नहीं कर पाएगा, इलास्टिस को इनहिबिट नहीं कर पाएगा, और उस कंडीशन में हमें एम्फीसीमा देखने को मिलेगा। ठीक हो गया। तो एम्फीसीमा यानी कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन के काम ना करने की एक वजह जो होती है, वो होती है स्मोकिंग भी। उसके अलावा अगर कोई और इन्फेक्शन जिसमें ये जो है डैमेज हो रहा है, तो तब भी ये अपनी फंक्शन वगैरह नहीं कर पाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने बताया कि एम्फीसीमा जो है वो हमें हैवी स्मोकिंग के अंदर दिखाई देता है बहुत ज़्यादा। और उसके अलावा फिर यहाँ एक और इन्होंने डिटेल दी हुई है कि 5% एम्फीसीमा की केसेस जो है ना, वो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, मतलब अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन के अलावा भी और वजूहत होती हैं जिनकी वजह से एम्फीसीमा हो जाता है, लेकिन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की वजह से 5% होते हैं। ठीक है। और फिर ये इन्फेक्शन वगैरह का इन्होंने बताया है, नमूनिया वगैरह का। ठीक है, कि कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ है तो उसमें इलास्टेज जो होता है वो अपना फंक्शन कर के और फिर लंग्स को जो है डैमेज करता है। और नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के अंदर अल्फा 180 जो है ना, वो उसको इनहेबिट कर देता है, तो इतना कुछ हमें पता नहीं चलता। लेकिन अगर ये नहीं होगा तो काम ख़राब हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिवर डिजीज़ का बताया हुआ है कि हमें पता है कि जो लिवर है उसके अंदर सारी की सारी जो है हमारी प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, उनकी प्रोडक्शन होती है सिवाय गामा ग्लोबुलिन के। तो जब अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है, इसकी प्रोडक्शन लिवर में हो रही होगी और किसी वजह से वो ठीक नहीं हो पाएगी, म्यूटेंट अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की प्रोडक्शन होगी, तो वो क्या होगा, वो एग्रीगेट कर जाएगी पॉलीमर्स की फॉर्म में, यानी उसके जो है पॉलीमर्स बनने लग जाएंगे। उस सूरत में क्या होगा कि लिवर डैमेज हो जाएगा। ठीक है, हेपेटाइटिस हो जाएगी। फिर उसके बाद कोलेजन फिब्रोसिस जो है, हमारे सिरोसिस भी देखने को मिलेगा। सिरोसिस हम लोग कहते हैं कि लिवर के ऊपर फाइब्रस जो टिश्यूज़ है ना, उनकी एक्यूमुलेशन हो जाना, तो वो उसको हम सिरोसिस कहते हैं। तो और हेपेटाइटिस वगैरह जो है कि ये तो वायरल है। तो लेकिन तब भी अगर देखा जाए कि अगर अंदर से ही लिवर कमज़ोर होगा, तो फिर बाहर से उसके ऊपर पैथोजेंस का अटैक करना ईजी हो जाएगा। तो ठीक है, इस कंडीशन में हेपेटाइटिस वगैरह हो जाती है, लिवर ख़राब हो जाता है। मतलब अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, म्यूटेंट अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की एक्यूमुलेशन की वजह से लिवर डिजीज़ हो जाती है काफ़ी, तो वो इन्होंने यहाँ बताया है। फिर अल्फा 2 मैक्रोग्लोबुलिन। ठीक है, अब ये पहले हमने अल्फा 1 पढ़ा था, तो वो एंटीट्रिप्सिन अल्फा 1 जो है कैटेगरी से बिलोंग कर रहा था, फ्रैक्शन से। और मैक्रोग्लोबुलिन ये हमारा बिलोंग कर रहा है अल्फा 2 से। अब इन्होंने बताया कि अल्फा 2 मैक्रोग्लोबुलिन वो हमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जब एल्ब्यूमिन बॉडी से ख़त्म हो जाती है, तो बॉडी उसकी जो है नतीजे में या उसके बाई खिलाफ कोई ना कोई तो मैकेनिज्म अपनाएगी ना खुद को मेंटेन करने के लिए। तो वो क्या करती है, मैक्रोग्लोबुलिन जो होती है ना अल्फा 2, उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करती है, ताकि कम से कम जो बॉडी के अंदर जो कुछ एल्ब्यूमिन की वजह से खराबी हो रही है, उसको थोड़ा कंपनसेट किया जाए। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर हमें अल्फा 2 मैक्रोग्लोबुलिन देखने को मिलती हैं। और ये इस वजह से क्योंकि जो हमारी वो होती है, एल्ब्यूमिन होती है, वो लो मॉलिक्यूलर वेट होती है। तो अगर कोई नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, तो उसके अंदर से एल्ब्यूमिन जो होती है वो आराम से पास करके चली जाती है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ग्लोमेरुलाई की, उसमें से, और फिर यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाती है। वैसे नॉर्मली जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है, एल्ब्यूमिन पे पॉजिटिव चार्ज। तो जो नेगेटिव पॉजिटिव रिपल्शन होती है, तो एल्ब्यूमिन नहीं हो पाती एक्सक्रिएट। लेकिन नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर वो चार्ज होती है ना बेसमेंट मेम्ब्रेन की, वो ख़राब हो जाती है। वो जब ख़राब होती है, तो जब पॉजिटिव नेगेटिव ही नहीं रहा, तो फिर पैसेज की ब्लॉकेज कैसी। तो इसीलिए जब उसकी चार्ज खत्म हो जाती है, तो उसके अंदर से एल्ब्यूमिन की जो पैसेज है वो बहुत ईजी हो जाता है और वो पास करके चली जाती है। तो यहाँ इन्होंने बताया है प्रोटीन यूरिया जब होती है, यानी एल्ब्यूमिन यूरिया, उस कंडीशन के अंदर जो है अल्फा 2 मैक्रोग्लोबुलिन इंक्रीज हो जाते हैं। फिर हेप्टोग्लोबिन विच इज टाइप ऑफ अल्फा 2 मैक्रोग्लोबुलिन, उसका बताया हुआ है। तो ये एक्यूट फेज प्रोटीन, यानी एक्यूट फेज प्रोटीन हम लोग कहते हैं कि ये बॉडी के अंदर हर वक्त मौजूद नहीं होती, बल्कि जब कोई इन्फेक्शियस या कोई इमरजेंसी कंडीशन होती है ना, एक्यूट फेज यानी सडनली, तो ये सडनली अपीयर होती है बॉडी के अंदर। और मतलब इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस वगैरह हो गई, कोई इन्फेक्शियस कंडीशन होगी, तो सडनली ये बॉडी के अंदर अपीयर होती है, इसलिए एक्यूट फेज प्रोटीन है, हर वक्त मौजूद नहीं होती।
ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है हेप्टोग्लोबिन का कि वो फ्री हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है, ठीक है। जो कि एक्स्ट्रा कार्पस्क्यूलर हेमोग्लोबिन होती है, यानी जो कि आरबीसी से बाहर जो हेमोग्लोबिन होगी तो उसके साथ ही बाइंड करेगी। फॉर एग्जाम्पल हीमोलाइसिस हो रहा है तो उसके अंदर आरबीसी ब्रेक डाउन कर रहे हैं, आरबीसी ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो जो हमारे हेमोग्लोबिन है वो क्या हो रहा है कि वो ब्लड के अंदर वो भी आ रही है, जैसे ब्लड के अंदर हीमोलाइसिस हो रही है तो एल्ब्यूमिन जो है वो उसका एक्सपोजर हो रहा है। वैसे तो हेमोग्लोबिन को हम लोग क्या करते हैं, हेमोग्लोबिन जो होती है वो जब आरबीसी की ब्रेक डाउन होती है स्प्लीन वगैरह के अंदर बोन मेरो में तो वहाँ पर हेमोग्लोबिन को ब्रेक किया जाता है, लेकिन अभी तो ये डायरेक्ट ब्लड के अंदर शामिल हो रही है तो उस सूरत के अंदर क्या होता है कि हेमोग्लोबिन जो है ना ब्लड के अंदर नहीं दे पाती, उसकी इतनी एबिलिटीज़ नहीं है, तो वो क्या होती है कि वो किडनीज़ के ज़रिए जो है बाहर निकलना शुरू हो जाती है और इसकी वजह से क्या होता है कि किडनीज़ के अंदर ब्लॉकेज हो जाती है हेमोग्लोबिन की वजह से। हेमोग्लोबिन की वजह से ब्लॉकेज होती है तो इसलिए फिर जो है सो हमारा रीनल शॉक वगैरह हो सकता है। तो इसीलिए जो है ये मैकेनिज़्म अल्लाह ताला ने रखा हुआ है हमारे अंदर कि अगर किसी वजह से भी हेमोग्लोबिन जो है वो फ्री है प्लाज्मा में तो हेप्टोग्लोबिन साथ जल्दी से बाइंड कर जाती है ताकि फिर इस तरीके की कंडीशंस जो हैं हमें देखने को ना मिलें। तो अब यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि हीमोलाइसिस अगर होता है तो उसमें फ्री हेमोग्लोबिन जो है प्लाज्मा में बहुत मिलती है और फिर उसके साथ जो है हेप्टोग्लोबिन बाइंड कर जाती है और हेमोग्लोबिन हेप्टोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। हेमोग्लोबिन हेप्टोग्लोबिन का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 100,000 ठीक है। तो ये 1,55,000 इसका होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो खैर याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। और वैसे नॉर्मली जो है जो ये मतलब ये कॉम्प्लेक्स इसका 1,55,000 है तो बहुत दिस हाई मॉलिक्यूलर वेट, तो ये जो है ये ग्लोमेरुलाई से वैसे पास नहीं कर पाता, ठीक है। तो फिर उसके बाद मतलब देखिए यहाँ इन्होंने कंपैरिजन दिया है कि हेमोग्लोबिन का 65,000 होता है जो कि कम है, ठीक है। हमने एल्ब्यूमिन का भी इतना ही तकरीबन पढ़ा था तो ये कम है, ये पास कर जाता है क्योंकि नेगेटिव जो उसकी चार्ज है वो खत्म हो चुकी है तो ये पास कर रहा है। तो फिर हम कहेंगे कि वो हेमोग्लोबिन हेप्टोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं पास कर रहा, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है और वो बड़ा साइज होता है, जो पास करने का जो रास्ता होता है ना वो छोटा होता है तो उसमें वो वैसे भी फंस जाता है और मतलब आगे जा ही नहीं पाता, ठीक है। तो हेप्टोग्लोबिन क्या करती है कि वो फ्री हेमोग्लोबिन का यूरिन के अंदर लॉस जो है वो रोकती है। फिर इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है तो इसके अंदर इन्होंने बताया हुआ है कि हेप्टोग्लोबिन जो है ना उसकी कंसंट्रेशन हीमोलाइटिक एनीमिया के अंदर कम हो जाती है, सही है। अब क्यों कम होती है, क्योंकि देखें हेप्टोग्लोबिन जो है ना उसकी हेप्टोग्लोबिन दिस इज अ प्रोटीन तो इसकी हाफ लाइफ भी होगी, तो इसकी हाफ लाइफ जो होती है ना वो 5 डेज होती है, 5 डेज। लेकिन जब जब हमारा हीमोलाइसिस होता है यानी फ्री हेमोग्लोबिन बहुत वाफर मिकदार के अंदर आ जाता है हमारे ब्लड के अंदर तो उस कंडीशन में हेप्टोग्लोबिन बाइंड करती है हेमोग्लोबिन के साथ। तो जब हेप्टोग्लोबिन हेमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बन जाता है ना तो उसके बाद जो हेप्टोग्लोबिन की हाफ लाइफ होती है ना वो सिर्फ 90 मिनट रह जाती है, सिर्फ 90 मिनट, यानी देखिए कितनी डिक्रीज कर गई। तो हेमोलाइटिक एनीमिया के अंदर फ्री हेमोग्लोबिन का जो वो होता है लेवल होता है वो मतलब इंक्रीज हो जाता है जो जिसको कंपनसेट किया जाता है हेप्टोग्लोबिन हेमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स के थ्रू। और फिर उसके बाद जो है उसके बाद इसको जो सारा का सारा हमारा कॉम्प्लेक्स होता है इसको रिमूव किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म्स के थ्रू और फिर सब कुछ नॉर्मल के ऊपर लाया जाता है। फिर सेलुलोप्लाज्मिन है, सेलुलोप्लाज्मिन इतनी कुछ खास नहीं है बिल्कुल भी, बस इसको याद कर लें कि अल्फा टू ग्लोबुलिन है ये है, ठीक है। अल्फा टू ग्लोबुलिन फ्रैक्शन से बिलोंग करती है और कॉपर होता है इसके अंदर तभी ये सेलुलोप्लाज्मिन, ठीक है। और इसका ये होता है मॉलिक्यूलर वेट देख लें 1.5 लाख है इसका। फिर ये जो होते हैं जो प्लाज्मा के अंदर मोस्टली जो 90% कॉपर होता है ना उसको ये बाइंड करके रखता है, बाइंड करके रखता है प्लाज्मा के कॉपर को। लेकिन 90% प्लाज्मा का 90% कॉपर जो होता है वो सेलुलोप्लाज्मिन के साथ बाइंड करता है और 10% एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करता है। ये देखें एल्ब्यूमिन जो होता है ना वो 10% प्लाज्मा कॉपर कैरी करती है, पर 90% होने के बावजूद भी सेलुलोप्लाज्मिन मतलब एक बेकार है बिल्कुल हमारे लिए। क्यों? क्योंकि सेलुलोप्लाज्मिन जो है वो इतना टाइटली बाइंड करता है कॉपर के साथ कि वो वक्त आने पर उसको रिलीज ही नहीं करता। तो जो हमें जब वक्त आने पर ज़रूरत पड़ती है कॉपर की तो वो हमें कहाँ से मिलता है, वो हमें मिलता है एल्ब्यूमिन से। फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसकी कंसनट्रेशन है, याद करें तो कर लें वरना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और ऑक्सीडेज एक्टिविटी यानी इंजाइमेटिक एक्टिविटी किसमें हमें ऑब्जर्व होती है सेलुलोप्लाज्मिन के अंदर। और मतलब ये इसकी ऑक्सीडेटिव एक्टिविटी हमें विल्सन डिजीज़ के अंदर देखने को मिलती है जिसकी डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे, तो अभी फ़िलहाल इतना इस पर ध्यान मत दीजिएगा। फिर उसके बाद ट्रांसफेरिन है, ट्रांसफेरिन जो है ये एक
ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है, बीटा फ्रैक्शन से बिलोंग करती है और 76,000 का मॉलिक्यूलर वेट है और उसके अलावा बस आयरन की ट्रांसपोर्टर है। तो ट्रांसफर में याद करें कि ये आयरन को ट्रांसपोर्ट करती है। सिरलोप्लाज्म में करें कि ये 90% कॉपर को करती है, लेकिन उसके अलावा ये रिलीज़ नहीं करती। एल्ब्यूमिन जो है वो रिलीज़ करती है कॉपर को ब्लड के अंदर अगर चाहिए होती है तो। और उसके अलावा इसकी ऑक्सीडेटिव एक्टिविटी विल्सन डिजीज़ के अंदर ये याद कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे है एक्यूट फेज प्रोटीन्स, यानी वो प्रोटीन्स जो कि हमारे इन्फेक्शन के या सडनली अपीयर हों हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है। एक्यूट फेज प्रोटीन्स जो होती हैं हमारी, वो हमारी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में, इन्फेक्शियस कंडीशंस में देखने को मिलती हैं। और ज़ाहिर है क्यों मिलेंगी, क्योंकि बॉडी के जो प्लाज्मा की नॉर्मल प्रोटीन्स हैं वो डिप्लीट कर जाती है इन कंडीशंस के अंदर, तो हमें एक्यूट फेज प्रोटीन्स जो है ना वो देखने को मिलेंगे। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी होती हैं एक्यूट फेज प्रोटीन्स होती हैं वो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, सेरोप्लाज्मिन, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स ये हमारी होती हैं। क्योंकि जो हमारी नॉर्मल प्लाज्मा प्रोटीन्स है दे आर डिप्लीटेड, तो ये जो है प्लाज्मा को कंपनसेट करने के लिए एक्यूट फेज प्रोटीन्स जो है ना उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, जल्दी से ब्लड के अंदर वो आ जाती हैं। और ये तो हमने पढ़ा भी था अल्फा 2 माइक्रोग्लोबुलिन का कि वो कैसे आती हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब एक्यूट फेज़ यानी कोई इन्फेक्शियस फेज़ होता है या इंजरी वगैरह या इन्फ्लेमेटरी फेज़ होता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स, वो उनकी जो सिंथेसिस होती है ना वो भी कम हो जाती है, ठीक है। पहले है भी कम और फिर सिंथेसिस भी कम हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स, ठीक है। उनको हम कहते हैं नेगेटिव एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स, एल्ब्यूमिन और ट्रांसफेरिन वगैरह जो कि होती हैं। अब उसके बाद यहाँ पे सी रिएक्टिव प्रोटीन्स, सीआरपी। सी रिएक्टिव प्रोटीन हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सी जो है दैट स्टैंड्स फॉर कार्बोहाइड्रेट। तो ये प्रोटीन्स होती हैं दे आर द एक्यूट फेज प्रोटीन। तो ये वाली जो हमारी प्रोटीन्स हैं ये जो है एक्यूट फेज प्रोटीन्स हैं, लेकिन सी जो है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट के साथ जो है इट स्टैंड्स फॉर कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है कि नमोनोकोका जो हमारा वो होता है बैक्टीरिया होता है, उसके कार्बोहाइड्रेट के साथ जो है हमारा बाइंड कर जाती है ये प्रोटीन्स, ठीक है। क्योंकि ये इन्फेक्शन कर रहा है तो उसके कार्बोहाइड्रेट्स के साथ ग्लाइकोप्रोटीन कोड के साथ ये बाइंड कर जाती हैं और फिर इन्फेक्शन को इनहेबिट करती हैं। तो इसीलिए इनको हम एक्यूट फेज प्रोटीन्स कहते हैं। और मेजर कंपोनेंट एक्यूट फेज प्रोटीन का लिवर के अंदर बनता है, ये देखें ये लिवर के अंदर बनता है। और फिर उसके बाद जो है इसकी यहाँ पे बताई हुई है कि कॉम्प्लीमेंट कास्केड को, जो हमारा कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन सिस्टम होता है ना, उसको भी ये जो है एक्टिवेट करता है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और इन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ बताई हुई है कि देखें CRP, ये हमारी एक एक्यूट फेज प्रोटीन है। तो यानी जब कोई इन्फेक्शन होगा तो हमें प्लाज्मा के अंदर इसके जो लेवल्स हैं वो बढ़े हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब कोई सर्जरी वगैरह हम परफॉर्म करते हैं ना, तो सर्जरी वगैरह परफॉर्म करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि जब मॉनिटर करते हैं पेशेंट को आफ्टर सर्जरी, तो हम उसके अंदर CRP जो है ना इसकी ही कंसनट्रेशन को देख रहे होते हैं। अगर तो ये कंसनट्रेशन जो होती है ना सर्जरी के मतलब सर्जरी की है तो ऑब्वियसली बॉडी के अंदर जो है कंडीशंस चेंज हुई हैं तो ये इंक्रीज़ कर जाएगी, लेकिन 7 से 10 दिन के अंदर ना ये वापस अपने नॉर्मल लेवल के ऊपर आना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर अगर ये 7 से 10 दिन के अंदर आना नहीं, मतलब वापस अपने नॉर्मल लेवल पे नहीं आ रही, तो इसका मतलब उनकी जो रिकवरी है वो कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, यानी अंदर इन्फेक्शन वगैरह जो है वो इतना जल्दी ख़त्म नहीं हो रहा है, या मतलब ख़त्म नहीं हो रहा, तो ये हमारे लिए एक तशवीशनाक बात होती है। तो फिर इस वजह से जो है हम लोग CRP को मॉनिटर करते रहते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट को या इंटरनल कंडीशंस को इन्फेक्शन की मतलब जानते रहने के लिए कि जो है हमारी सर्जरी जो है वो ठीक से जो है आगे की तरफ प्रोसीड कर रही है या नहीं कर रही। तो अब उसके बाद उन्होंने एक और चीज़ बताई है कि इंक्रीज लेवल ऑफ हाई सेंसिटिव CRP, ठीक है। हाई सेंसिटिव CRP जो है ना, अगर सर्कुलेशन के अंदर हमें उसकी कंसनट्रेशन जो है इंक्रीज मिल रही है, जैसे कि 300 माइक्रोग्राम पर DL, ठीक है, हमने ब्लड टेस्ट करवाया उसके अंदर हमें हाई सेंसिटिव CRP की लेवल इतनी बढ़ी हुई मिली, तो फिर वो हमारे लिए एक अलार्मिंग कंडीशन होगी कि कोरोनरी हार्ट डिजीज़ वगैरह का रिस्क हमें हो सकता है, तो इसलिए हमें उसका डायग्नोज जो है वो जल्दी करवा लेना चाहिए, ठीक है। अब देखें यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि वैसे नॉर्मल जो है सीरम CRP, ठीक है, यहाँ पे डेज बताया हुआ है कि देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि ये नॉर्मली ये अपनी लेवल नॉर्मल आ गई। अब क्या हुआ है कि पहले ट्रीटमेंट मतलब हमने ट्रीटमेंट की, एलिवेट किया लेवल, और फिर 7 से 10 दिन के अंदर वापस अपने नॉर्मल लेवल के ऊपर आ गया। अब कोई इन्फेक्शन हुआ हुआ है तो इन्फेक्शन के लिए ये एलिवेट करेगा, फिर हम ट्रीटमेंट वगैरह करेंगे, फिर जाकर ये जो है हमें वापस अपने नॉर्मल लेवल के ऊपर मिलेगा। ठीक हो गया। तो ये हमारा आज का लेक्चर इधर तक था, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन को कवर करेंगे, ठीक है। तो खुदा हाफिज़।